हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज हम लेके आए हैं प्रश्नावली 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये कुल 6 अंक की प्रश्नावली है जिसमें आपको एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न मिलेगा, वस्तुनिष्ठ, एक मिलेगा रिक्त स्थान वाला और 2 मिलेंगे अति लघुत्तरात्मक। ये सब एक एक नंबर के प्रश्न हैं तीनों ही, और एक मिलेगा आपको अति लघुत्तरात्मक 2 नंबर का प्रश्न। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये समझते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी द्विविमीय या त्रिविमीय आकृति के प्रत्येक सतह या पृष्ठ की माप या विस्तार को दर्शाता है। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी आकृति के पृष्ठ या सतह की सीमाओं के भीतर निहित स्थान की मात्रा होती है। यानी कोई भी आपका त्रिविमीय आकृति या द्विविमीय आकृति है, वो कितना जगह घेर रहा है, वही क्या है, इसका ये अंदर का क्षेत्रफल कहलाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो मापक होता है, मात्रक होता है, वो होता है वर्ग इकाई में। यानी सेंटीमीटर लिखना है तो वर्ग सेमी, मीटर है तो वर्ग मीटर। ठीक है, तो हम कब कब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसके लिए एक थोड़ा सा नोट्स है, ये समझ लो। यदि किसी आकृति के पृष्ठों को रंग या पेंट करना है, या कपड़े या कागज़ से ढकना है, कवर करना है या सिंचित करना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात किया जाता है। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है कब कब, जब वस्तु को रंग करना है, पेंट करना है, या किसी कपड़े से या किसी चीज़ से ढकना है। ठीक है, तो ये तो बात हुई पृष्ठीय क्षेत्रफल की। अब बात करते हैं आयतन, वॉल्यूम। किसी त्रिविमीय आकृति का या वस्तु का घेरे गए स्थान की माप को उस आकृति या वस्तु का आयतन कहा जाता है। अर्थात कोई वस्तु त्रिविम में कितनी जगह घेर रही है, वो उसका आयतन कहलाएगा। आयतन यह दर्शाता है कि आकृति या वस्तु के भीतर कितनी हवा या सामग्री मौजूद है या भरी जा सकती है। आयतन का जो मात्रक होता है वो होता है घन इकाई। यानी 3 घात यहाँ पर लगानी है। जैसे सेमी है तो घन सेमी, मीटर है तो घन मीटर। जब किसी वस्तु के अंदर मौजूद हवा की मात्रा या वस्तु में प्रयुक्त निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी हो, तो उस वस्तु का क्या करना होता है, आयतन ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं जो त्रिविमीय आकृति हैं? ऐसी सभी वस्तुएं या आकृतियां जो त्रिविम में अपना स्थान घेरती हैं वो त्रिविमीय आकृति कहलाती हैं। कौन कौन सी आकृति हैं? सबसे पहले है घन, क्यूब, घनाभ, क्यूबॉइड, बेलन, सिलेंडर जिसको कहते हैं, शंकु, कॉन, गोला, स्फीयर, अर्धगोला, हेमीस्फीयर। तो ये 6 आकृति ऐसी हैं जो त्रिविमीय आकृतियों में आती हैं, जो अपने त्रिविमीय स्थान घेरती हैं, यानी जिनकी 3 विमाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घन। 6 समान वर्गाकार फलकों से निर्मित बंद आकृति को घन कहा जाता है। यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी क्या हैं, बराबर, तो वो बन जाएगा आपका घन। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हो, ये एक घन की आकृति है, और जब हम इसको खोलेंगे तो ये इसके 6 फलक हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 की 6 फलक कैसे हैं, वर्गाकार। यानी 6 की 6 फलकों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान। तो घन का प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग होने के कारण इसका क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल होता है, यानी भुजा गुना भुजा। तो इससे एक निर्माण होता है भुजा गुना भुजा, एक पृष्ठ का। तो कितने पृष्ठ हैं टोटल, 6। तो इस पूरे घन का जो क्षेत्रफल बन जाएगा वो बन जाएगा 6 गुना भुजा। ठीक है, तो घन के प्रत्येक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा अलग अलग, वो तो होगा भुजा गुना भुजा, यानी ए स्क्वायर, यदि ए इसकी भुजा है। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 है ये, तो 6 से गुना कर देंगे, 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर। अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो घनाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा, तो 4 से गुना कर देंगे अपन, 4 फलक हो जाएंगे वहाँ पे, तो 4 गुना भुजा स्क्वायर। इसका आयतन यदि निकालना है तो घन का आयतन होगा तीनों भुजाओं का गुना, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो भुजा गुना भुजा, यानी भुजा की घात 3। ये क्या है, घन का आयतन है। अब आगे बढ़ते हैं घनाभ। तो घन और घनाभ में केवल इतना ही अंतर है कि घन में क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी क्या होती हैं, बराबर बराबर। यानी प्रत्येक जो फलक है, प्रत्येक जो पृष्ठ है वो समान क्षेत्रफल का होगा। लेकिन यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं, इसलिए सब में से आमने सामने के जो फलक होते हैं उनका क्षेत्रफल समान होता है, यानी 2 पृष्ठों का क्षेत्रफल समान होगा। तो ये आपका एक घन है, घनाभ, जिसकी लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h है। जब हम इसके फलकों को खोलेंगे तो इस तरह से आपको फलक दिखाई देंगी।
1 और 3 समान है, 5 और 6 समान है और 2 और 4 समान है। ठीक है, तो किसी घनाभ में सम्मुख फलक समान माप के होते हैं। तो आमने सामने की जो दीवारें होती हैं वो समान होती हैं, समान क्षेत्रफल की होती हैं। ठीक है, तो घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ एक आयताकार फलक होने के कारण इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई से निर्मित होगा। ठीक है, तो आमने सामने की जो फलक होते हैं वो समान होते हैं, इसके आधार पर इसका पूरा क्षेत्रफल बनेगा। तो चलिए समझते हैं पूरे क्षेत्रफल की कहानी। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई। इन तीनों को जोड़ना है और दो दो बार आ रहे हैं इसलिए 2 से गुणा कर देना है। तो 2 कोष्टक लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, यानी 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि हमें घनाभाकार कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो 2 कोष्टक लंबाई गुना चौड़ाई और गुणा आ जाएगा ऊंचाई। ठीक है, घनाभाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल या छत का क्षेत्रफल, यानी नीचे का या ऊपर का, तो लंबाई गुना चौड़ाई रहेगा केवल ओनली। अब बात करते हैं आयतन की। तो घनाभ का जो आयतन है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी तीनों आपकी जो भुजाएं हैं वो आपकी गुना कर देनी है। अब बात करते हैं सिलेंडर यानी बेलन। बेलन एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसका आधार एक वृत्ताकार पृष्ठ होता है और इस वृत्ताकार पृष्ठ के अनुदिश उसी माप के अनेक वृत्त अध्यारोपित होते हैं एक दूसरे के ऊपर और h ऊंचाई तक ये रहते हैं। तो इस तरह से नीचे एक वृत्ताकार भाग होता है और यही वृत्ताकार भाग ऊपर तक चलते हैं h ऊंचाई तक। तो ये एक बेलन का रूप ले लेते हैं। किसी बेलनाकार आकृति के 2 प्रकार के पृष्ठ होते हैं, एक तो वृत्ताकार और एक होता है वक्राकार। तो वृत्ताकार पृष्ठ तो एक तो ऊपर होता है और एक नीचे होता है, और जो साइड का पृष्ठ होता है वो कहलाता है वक्राकार पृष्ठ। ओके, जब हम इनको अलग खोलते हैं तो बीच में से हम यहाँ कटिंग काटते हैं इसको, तो ये एक आयतनुमा आकृति में बन जाता है। जो इसका वक्र पृष्ठ है वो इस तरह से खुल जाता है। तो नीचे क्या है, वृत्त। तो वृत्त की क्या है, परिधि। परिधि को बोलते हैं 2πr और इसकी ऊंचाई कितनी है, h। तो जो बीच वाला हिस्सा है वक्र पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो 2πr गुणा h, तो ये बन जाएगा 2πr h वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना, 2πrh। अब एक वृत्ताकार भाग ऊपर है और एक वृत्ताकार पृष्ठ नीचे है। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ का निकालना चाहते हैं तो दोनों वृत्तों को इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर πr स्क्वायर, तो 2πr स्क्वायर हो गया। तो 2πr स्क्वायर इस 2πrh में जोड़ देना है, तो वो बन जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए तो बात करते हैं। तो बेलन के वृत्ताकार पृष्ठों का जो क्षेत्रफल होगा, तो बेलन के 2 पृष्ठ हैं तो दोनों का क्षेत्रफल हो जाएगा πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, यानी 2πr स्क्वायर। और बेलन के वक्राकार जो पृष्ठ बनेगा उसका क्षेत्रफल मैंने अभी आपको बताया 2πr इंटू h, यानी 2πrh। अब संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस वृत्ताकार दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल, यानी 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर। इन दोनों में से 2πr कॉमन ले लिया है तो 2πr मैंने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा कोष्टक में h प्लस r। तो ये बन जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr कोष्टक h प्लस r। बिना ढक्कन वाली, अब देखो विशिष्ट स्थिति बन गई कि ढक्कन नहीं लगा कोई ऐसी टंकी है, तो बिना ढक्कन वाली बेलनाकार टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ढक्कन नहीं है उसके ऊपर, तो नीचे का भाग तो रहेगा, नीचे का पृष्ठ तो रहेगा, तो वक्र पृष्ठ प्लस नीचे का वृत्ताकार भाग, यानी 2πrh प्लस πr स्क्वायर। नगण्य मोटाई वाले खोखले पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर कोई ऐसा पाइप है जो खोखला है अंदर से और उसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो भले ही अपन लिख रहे हैं कुल, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो खोखला है आर पार, इसका मतलब दोनों ही वृत्ताकार पृष्ठ वहां पर नहीं है, तो इसलिए केवल वक्र पृष्ठ का जो सूत्र है वही यहाँ पर लगाना है। तो 2πrh ही इसका सूत्र रहेगा। फिर इसके बाद आता है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है πr स्क्वायर h। जैसा कि चित्र से आपको पता चल रहा होगा कि नीचे वृत्ताकार भाग है और हम इस वृत्ताकार जो पृष्ठ है इस पर सेम साइज के यानी सेम त्रिज्या के वृत्त रखते जा रहे और h ऊंचाई तक रख रहे हैं। तो नीचे का जो भाग है उसका सूत्र होता है πr स्क्वायर
और h ऊंचाई तक हम रख रहे हैं, इसलिए पाई आर स्क्वायर एच इसका क्या बन जाएगा, पूरा आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इससे आगे हम चलते हैं शंकु। तो चौथा जो आपका त्रिविमीय आकृति है वो है शंकु। तो शंकु एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसका आधार तो वृत्ताकार रहता है तथा इस वृत्ताकार पृष्ठ के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली रेखा का अनुदेश वक्राकार पृष्ठ होता है। तो कुछ शंकु जैसे आपके बर्थडे की टोपी होती है या आप आइसक्रीम की कोन भी कह सकते हो, इस आकृति की जो माप है वो बनती है शंकु। ठीक है, तो नीचे की बन जाएगी त्रिज्या r और ये 90 डिग्री की जो ऊंचाई है ये बन जाएगी h और जो साइड की ऊंचाई है वो कहलाएगी तिर्यक ऊंचाई जिसको कहेंगे l। तो शंकु के भी दो ही पृष्ठ होते हैं, एक तो वृत्ताकार और एक वक्राकार। 3 विमा होती हैं इसकी, त्रिज्या शंकु की ऊंचाई h और शंकु की तिर्यक ऊंचाई l। ठीक है, अब समझते हैं इसका क्षेत्रफल। तो देखिए शंकु का जो नीचे का हिस्सा होता है वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल वही रहेगा जो वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। इसका जो वक्राकार पृष्ठ है साइड वाला, इसको हटा देते हैं नीचे वाले हिस्से को, तो साइड का जो हिस्सा होगा वो बनेगा पाई आर एल। नीचे का जो वृत्त है इसको शामिल नहीं करते हैं तो ये साइड का हो जाएगा वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर एल। अब कुल पृष्ठ में क्या होगा, कुल पृष्ठ में वक्र पृष्ठ प्लस वृत्ताकार पृष्ठ दोनों शामिल हो जाएंगे, यानी नीचे का हिस्सा, नीचे का जो वृत्ताकार हिस्सा है वो भी इसमें शामिल होना है। तो वक्र पृष्ठ का पाई आर एल, नीचे के वृत्त का पाई आर स्क्वायर, दोनों में से पाई आर कॉमन लो तो एल प्लस आर इसमें बच जाएगा। तो आपका शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। अब इसके आयतन की बात कर लेते हैं। तो शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन का 1/3 हिस्सा होता है, अर्थात यदि समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के शंकु और बेलन लिए जाएं तो एक बेलन में जितना पानी होगा उससे 3 शंकु भर सकते हैं, या फिर कहें कि 3 शंकुओं को पानी से भर भर के डालें तो बेलन पूरा भर जाएगा। तो बेलन के जितना आयतन है उसमें 3 का भाग लगाने पर शंकु का आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो बेलन का आयतन शंकु से 3 गुना है और शंकु का आयतन बेलन से 1/3 है। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें 3 का भाग लगा दो तो किसका बन गया, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर एक चीज़ नई आई है वो है एल। अगर किसी सवाल में एल का मान नहीं दिया जाता है तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। शंकु की त्रिज्या आर, ऊंचाई एच, तिर्यक ऊंचाई एल, इन तीनों में संबंध ये है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम एल का मान निकाल सकते हैं। किसी सवाल में अगर त्रिज्या पूछी गई है तो यहाँ से त्रिज्या भी ज्ञात की सकती है यदि उसकी ऊंचाई और एल का मान दिया है। ठीक है, कभी बार हमसे डायरेक्टली अनुपात पूछा जाता है, शंकु का आयतन और बेलन का आयतन का अनुपात ज्ञात करो। तो शंकु का आयतन लिखेंगे ऊपर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट गया है तो ये बचेगा 1/3, तो 1:3। तो शंकु का आयतन अनुपात बेलन का आयतन होता है 1:3। ठीक है, तो ये थी शंकु के क्षेत्रफल और आयतन के फॉर्मूले। अब पढ़ते हैं गोला। तो गोला एक गेंदनुमा होता है। त्रिविम में किसी बिंदु से निश्चित दूरी रखने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ एक गोला बनता है, अर्थात गोला एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसकी सतह पर स्थित प्रत्येक बिंदु केंद्र से समान दूरी पर रहता है। ठीक है, तो ये एक गोले की आकृति है और ये इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, गोले की त्रिज्या ही काम आएगी बस ओनली। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। इसके बाद हम आते हैं अर्धगोले पर। तो अर्धगोले का मतलब होता है गोले का आधा हिस्सा। तो किसी गोले को इस प्रकार से काटा जाए कि वह 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाए, तब प्रत्येक भाग एक अर्धगोला कहलाता है। ठीक है, तो अर्धगोले के देखो 2 पृष्ठ होते हैं, एक तो वृत्ताकार पृष्ठ और एक वक्राकार पृष्ठ। किसी नगण्य मोटाई वाले खोखले अर्धगोले के 2 पृष्ठ होते हैं, बाहरी वक्र पृष्ठ और आंतरिक वक्र पृष्ठ। ठीक है, जब अर्धगोला ठोस है, ठोस मतलब कड़क है, अंदर से भरा हुआ है, खोखला नहीं है वो, तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा उसके वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। यानी ऊपर का जो हिस्सा है ना ये वृत्त केवल इसका, तो ये तो वृत्त ही रहेगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसके वक्राकार जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बनेगा 2 पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी ये वृत्ताकार भाग भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो समझिए आप।
अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर और गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। तीनों में समझ में आया। अब बात करते हैं अर्धगोला नगण्य मोटाई का खोखला अर्धगोला है। खोखला अर्धगोला है तो क्या होगा, अर्धगोले के बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी 2 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखला है इसलिए, तो खोखला है तो बाहर का और भीतर का दोनों जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर की घात 3। तो पाई आर की घात 3 लगता है आयतन में और स्क्वायर लगता है क्षेत्रफल में। इसी प्रकार गोले का आयतन जो होगा वो 4/3 पाई आर की घात 3 है। इसमें 2 का भाग लगाया तो 2/3 पाई आर की घात 3 बन गया अर्धगोले का आयतन। तो ये थे आपके प्रश्नावली 12 के सारे फॉर्मूलेज। ये आपको याद रखने हैं क्योंकि हमारे पास जो प्रश्नावली 12 है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन वाली, उसके अंदर संयोजित आकृतियां आती हैं जिसमें आपको अर्धगोला मिलेगा, साथ में शंकु मिल सकता है, साथ में बेलन मिल सकता है, या शंकु के साथ बेलन मिल सकता है, या अर्धगोला मिल सकता है। मतलब आपको 2-2 आकृतियां जॉइंट में मिलेंगी। तो आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये फॉर्मूले हमने पिछली प्रश्नावलियों में भी पढ़े हैं। ठीक है। तो आप ध्यान से देखें, एक बार रिपीट करें सारी चीज़ों को, एक बार अपनी कॉपी में लिखें और सूत्र याद होने के बाद आप आराम से सवाल कर पाएंगे। ठीक है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करें। अगर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।